मतलब हाँ? तो चलिए आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि ज्ञाति है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में अर्थशास्त्र के इकाई 1 के कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट को हम पढ़ाएंगे और आज का पॉइंट होगा एटीएम, जो सभी इससे परिचित है। एटीएम सभी इससे परिचित है। आज मैं एटीएम के संबंध में पूरी तरह से आपको अधिक से अधिक जानकारी देंगे। लिख लीजिए एटीएम। नाम भी सुने होंगे और उपयोग भी किए होंगे इसका। एटीएम दो तरह के हैं, एक तो एटीएम कार्ड होता है, एक एटीएम होता है। सिर्फ एटीएम अगर बात करते हैं तो वो हो जाता है वैसा स्थान जहां पर स्वचालित माने अपने आप चलने वाला मशीन से पैसा निकालने की सुविधा रहते हैं, उसी स्थान को एटीएम कहा जाता है। और एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक ऐसा कार्ड होता है जिसके माध्यम से खाता में जमा रुपया को आप एटीएम मशीन से अर्थात स्वचालित मशीन से आप निकाल सकते हैं। तो आज पहले हम एटीएम के विषय में चर्चा करेंगे। इसका ये 3 शब्द है, जहां ए फॉर होता है ऑटोमेटिक, टी फॉर होता है टेलर और एम फॉर होता है मशीन। कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए, नहीं कहना चाह रहे हैं तो इसको लिखाने के बाद थोड़ा सा रूल नियम हम बताएंगे आपको। चलिए तो हम लोग एटीएम को लिख लीजिए। बैंक द्वारा निर्धारित वह स्थान बैंक द्वारा निर्धारित वह स्थान जहां से स्वचालित मशीनों के माध्यम से, स्वचालित ऐसे लिखना है, स्वचालित मशीनों के माध्यम से मुद्रा निकालने की सुविधा रहती है, उसे एटीएम कहा जाता है। उसे एटीएम कहा जाता है। बड़ा वाला ए और फिर बड़ा वाला टी और बड़ा वाला एम दीजिएगा। एटीएम कहा जाता है जहां ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन, बच्चे ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, मतलब अपने आप चलने वाला। टेलर का मतलब होता है कि बड़े से बड़े काम को कम से कम समय में करने वाला।
हम टेलर पर एक बार आपसे बात करते हैं। वैसे अब तो दिक्कत होगा क्योंकि अब तो लोग मोबाइल पर ही सिनेमा देख लेते हैं, सिनेमा हॉल बहुत कम ही लोग जाते हैं। अगर कोई गए होंगे इसमें से सिनेमा हॉल तो देखे होंगे, वहां पर सुने होंगे कि टेलर दे रहा है। वो टेलर में क्या होता है कि कोई जो आने वाले नई सिनेमा है, कोई नई कहानी है, उसका पूरी कहानी बस 1 से 2 मिनट में बता दिया जाता है। मतलब 3 घंटा के सिनेमा को 2 मिनट में बता दिया जाता है। तो उसके लिए टेलर शब्द का प्रयोग किया जाता था। टेलर शब्द का मतलब वहां से दस कि एक बड़े से बड़े काम को हमें कर देते, इसलिए इसकी जगह पर टेलर शब्द का प्रयोग किया। मशीन मतलब यंत्र होता है। अब इसको एक बार आप लोग पुनः रिपीट कर लीजिए। बैंक द्वारा निर्धारित वह स्थान जहां से स्वचालित मशीन के माध्यम से मुद्रा निकालने की सुविधा रहती है, उसे एटीएम कहा जाता है। अब ये पॉइंट खत्म हो रहा है, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या बात बोले? डेबिट कार्ड। अगला पॉइंट है आपका डेबिट कार्ड। अच्छा एक मिनट मेरे भाई, एटीएम बताने के बाद हम नोट में एक चीज दिखाना चाहते, तब अगला पॉइंट बढ़ेंगे। इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तब नोट में एक चीज लिख लीजिए। नोट में एटीएम कार्ड, मैंने एटीएम कार्ड पर अभी भी चर्चा भी किए थे और अभी भी बताएंगे भी एटीएम कार्ड क्या है। मैं बता दूं आपको, एटीएम कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक विशेष प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके द्वारा बैंक में जमा पैसा को खाताधारी उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं एटीएम कार्ड। इसको लिख लीजिए, देखिए बैंक द्वारा जारी किया गया, बैंक द्वारा जारी किया गया वह प्लास्टिक का कार्ड, वह प्लास्टिक का कार्ड जिसके माध्यम से कार्ड धारक, जिसके माध्यम से कार्ड धारक अपने खाते में जमा रुपया को निकालते हैं, उसे एटीएम कहा जाता है। एटीएम कार्ड को अभी समझ गए। मैं अगला 2 पॉइंट जो पढ़ना है उसको यहीं पर लिखते हैं, दोनों पॉइंट को फिर एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों पॉइंट को पहले आप तीनों को मिलाकर हम आपका अध्ययन कराते हैं। खूब मजा आएगा तीनों को अगर मिलाकर अध्ययन कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका इसी में डेबिट कार्ड। और इसके बाद वाला पॉइंट है आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आप एटीएम कार्ड को लिख लिए
तो आप एक बार पेन को नीचे रख दीजिए, पेन को नीचे रखिए। सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिंदगी में बहुत सुने होंगे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आप अभी 30 सेकेंड अगर ध्यान दीजिएगा तो इसके अंतर को समझ में आ जाएगा कि तीनों का आखिर अंतर क्या है। समानता तीनों का एक ही लोग अर्थ बता देता है और जानता भी है कि एक ही है तीनों, लेकिन आज तीनों में अंतर है। मेरे भाई शांत हो जाएंगे। एटीएम कार्ड जो दिया जाता है, एटीएम कार्ड जो बैंक देते हैं, उससे सिर्फ आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं। पैसा के अलावा आप दूसरा काम उससे नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड जो होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, पैसा निकालने के साथ साथ उस कार्ड के माध्यम से आप किसी शॉपिंग मॉल में से जाके सामान खरीद सकते हैं, पैसा अपना कटा सकते हैं अकाउंट से। उस कार्ड का उपयोग आप पेटीएम या अन्य जगह पर कर सकते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। इसमें देखिए सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आपने देखे कि पैसा निकालने के साथ साथ आप अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। और तीसरा है क्रेडिट कार्ड। यह कार्ड सबको बैंक नहीं देती है, विशेष ग्राहक को बैंक देती है ये क्रेडिट कार्ड, और विशेष आग्रह पर देती है। यह कार्ड जिसको मिल जाता है वह इस कार्ड से पैसा तो निकालते ही हैं, साथ ही साथ वह कहीं पर ऋण ले सकते हैं, किसी कंपनी से उधारी सामान ले सकते हैं। इस कार्ड में आपका जो क्रेडिट है, आपका जो साख है, वो अंकित रहता है इसमें। उसके आधार पर कोई भी कंपनी आपको ऋण दे सकती है, आपको उधारी सामान दे सकते हैं। अगर आपने कभी कोई ऋण लिए हैं और आप घिचपिच किए हैं जमा करने में, तो इस कार्ड में अंकित रहता है। जैसे ही कार्ड खोलेगा तो देख लेगा कि यह व्यक्ति ऋण लिया था लेकिन घिचपिच किया था, और फिर घिचपिच वाले को आगे वाले कंपनी ऋण देना नहीं चाहती है, या देती है तो आपके उसके लिए एक पुख्ता सबूत मांगता है, कागज मांगता है आपसे। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड साफ सुथरा है, आपने जब भी ऋण लिए हैं तो समय पर जमा किए हैं, इसमें अंकित रहता है, और तब कोई भी कंपनी आपको शीघ्र ही आपको उधारी सामान दे देते हैं। तो शायद आज बहुत ही चंद शब्दों में हमने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को बताने का प्रयास किया। अगर इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखाएंगे, एक एक करके लिखेंगे। हमने एटीएम कार्ड अभी अभी तुरंत लिखा दिए थे, अब आप डेबिट कार्ड लिख के डैश दीजिए। बैंक द्वारा दिया गया ऐसा प्लास्टिक कार्ड जिसके माध्यम से बैंक में जमा राशि निकालने के साथ साथ खरीद बिक्री का भी काम उससे किया जाता है, उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। अब आप लोग क्रेडिट कार्ड को लिख के डाल दीजिए। ये इसको भी पहले हमने समझा ही दिए, अब इसको नोट कर लीजिए। बैंक द्वारा जारी किया गया, बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा प्लास्टिक कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा प्लास्टिक कार्ड जिससे जिससे बैंक में जमा राशि को जिससे बैंक में जमा राशि को निकालने के साथ साथ बैंक में जमा राशि को निकालने के साथ साथ ऋण या अन्य वस्तु
प्राप्त किया जा सकता है, अन्य वस्तु प्राप्त किया जा सकता है उसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। अब एक बार आप लोग इसको पुनः रिपीट कर लीजिए। बैंक द्वारा जारी किया गया वह प्लास्टिक कार्ड जिससे बैंक में जमा राशि को निकालने के साथ साथ ऋण या अन्य वस्तु प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। तो हमने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को समझाया और लिखाया भी। इस पर मैं कल आप लोग से क्लास शुरू होते ही क्वेश्चन करूंगा, और जो जवाब नहीं देंगे उसके लिए प्लेसमेंट का कल व्यवस्था है। तो प्लेसमेंट नहीं आपको मिले, इसके लिए इन तीनों पर अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है तो फिर क्लियर कर लीजिए, मैं आगे पढ़ूंगा अगला पॉइंट। चलिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, चलिए तो अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक। लिख लीजिए इसको भी लिखने से पहले समझ लीजिए। आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक। सूचकांक का मतलब होता है इंडिकेटर, अर्थात हमारे देश में जो आर्थिक क्षेत्र में या हमारे राज्य में जो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होता है, विकास होता है, उसको कैसे मापेंगे, ये इंडिकेटर, उसको कैसे जानेंगे, उसको जानने का कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा सूचक है जिसके द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में विकास हो रहा है या विकास नहीं हो रहा है, ये जानेंगे हम आज इस पॉइंट के अंतर्गत। तो मैं बता दूं आप लोग को, हमारे देश में आर्थिक विकास के प्रमुख दो सूचक है, दो इंडिकेटर है, और दोनों का नाम भी बताएंगे हम और दोनों को लिखाएंगे भी। तो इस पर थोड़ा सा दो लाइन लिख लीजिए। देखिए आर्थिक विकास के प्रमुख दो सूचक है। एक नंबर में लिखो मेरे भाई राष्ट्रीय आय, और दूसरा नंबर में है प्रति व्यक्ति आय। यही दो सूचक है
जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इन्हीं दोनों के आधार पर जब राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो वो संकेत करता है कि आर्थिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, और जब राष्ट्रीय आय घटता है तो वो संकेत करता है आर्थिक विकास में कमी आ रहा है। अब यहां पर एक सवाल है छोटा सा कि आखिर राष्ट्रीय आय कहते हैं किसको? पहले राष्ट्रीय आय तो जानेंगे। वैसे मेरे भाई आगे वाले पॉइंट में, सॉरी आगे वाले चैप्टर में ये राष्ट्रीय आय के विषय में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बता दें राष्ट्रीय आय क्या होता है। किसी देश के सीमा के अंदर, सुनिएगा अभी लिखाएंगे नहीं, किसी देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना वस्तु उत्पादित होती है उसका मूल्य एवं सेवा क्षेत्र से जो आमदनी आता है उसका मूल्य, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो वो राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं किसी देश द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये संक्षेप में ठीक रहेगा। किसी देश द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका दायरा एक वर्ष होता है, हमने पहले भी इसके विषय में बताया। तो यही जो राष्ट्रीय आय घटता है तो आर्थिक विकास भी हम समझेंगे कि घट रहा है, जब ये बढ़ेगा तो आर्थिक विकास बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। अब ये समझ गया। अब दूसरा चलिए प्रति व्यक्ति है। बस इसमें भी यही है कि प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ता है तो उससे तब समझा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, और जब प्रति व्यक्ति आय घटता है तो यह समझा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर फिर वही सवाल आया कि प्रति व्यक्ति आय कहते हैं किसको? प्रति व्यक्ति का आय मतलब होता है एक व्यक्ति का, अर्थात देश की जितनी आय होती है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, और जो भागफल निकलता है वही एक व्यक्ति का आय कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गई कि देश के लोगों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जब औसत आय अर्थात प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो वही हम समझते हैं कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, और जब इसमें कमी आती है तो हम समझते हैं कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में कमी आ रही है। तो इस तरह से हमने आर्थिक विकास का जो प्रमुख दो सूचक था राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, उसको समझा तो दिए लेकिन लिखा नहीं पाएंगे क्योंकि समय इशारा कर रहा है आपका कि खत्म होने वाला है। इसलिए आज की क्लास को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। कल हम सबसे पहले इन्हीं दोनों को नोट कराएंगे और फिर आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।